Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all will be fine and getting prepared for the final exam. फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इस टाइम वो है BT406 और मोस्टली स्टूडेंट्स के इसमें मार्क्स भी कम आए हैं और जो MCQs होते हैं इसके वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए हमें हैंडआउट्स को स्टडी करना पड़ता है थॉरोली। अब फाइनल टर्म के जो टॉपिक्स हैं वो तो हैं 29 to 48, लेकिन मेरे चैनल पे मिड टर्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो पहले ही अपलोडेड है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो फाइनल टर्म के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे यहाँ पे सारे टॉपिक्स और सारे लेसन्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 29 से। फाइनल टर्म का फर्स्ट लेसन है लेसन नंबर 29, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये टॉपिक जो है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, इस वजह से स्टार्ट में यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी गई है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। जो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसकी डेफिनेशन है, अ स्टडी दैट स्ट्रिक्टली फॉलो द साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और दूसरी चीज़ होती है कि इट इज़ कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसके स्टेप्स जो हैं 12 स्टेप्स होते हैं बेसिक, उनको करें। उनमें भी आप इसको जो मेन इसके की पॉइंट्स हैं उनको आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें, बाकी जो है उसको खुद से लिखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है हमें, जिसको हम बोलेंगे बिगिन विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड हाइपोथेसिस दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कि मतलब हमें सबसे पहला काम ही हमने रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना होता है। नंबर 2 फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डिसाइड करना होता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब होता है बहुत सारे मतलब मेथड्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, जिनको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बोलते हैं, वो हम आगे जाके टॉपिक्स में करेंगे भी। तो हमने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई एक डिज़ाइन जो होता है उसको डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा वाला जो है उसको फॉलो करना है। नंबर 3 इसमें फिर हम लोग ट्रीटमेंट डिज़ाइन जो है ना उसको देखते हैं। डिसाइड हाउ टू इंट्रोड्यूस अ ट्रीटमेंट और क्रिएट अ सिचुएशन दैट इंड्यूसेस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमने एक ट्रीटमेंट या समझ लें एक सिचुएशन जो है उसको हमने इंड्यूस करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है डिवेल्प ए वैलिड एंड रिलायबल मैयर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमने क्या करना है कि एक मैयर डिवेल्प करना है कि हमने जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनको हमने किस फॉर्म में मैयर करना है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 पे आ जाता है, सेटअप एन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग एंड कंडक्ट अ पायलट टेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मैयर्स। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेटिंग एक पूरी कर लेनी होती है, मतलब एक पूरा सेटअप बना लेना होता है कि जिसमें हमने रिसर्च पूरी फॉलो करनी है। उसके बाद फिर आ जाता है लोकेट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स और केसेस। अब हमने जिन सब्जेक्ट्स पे अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है हमने उनको लोकेट करना है कि किन चीज़ों को, किन ऑब्जेक्ट्स को हमने अपनी उसमें स्टडी में शामिल करना है। नंबर 7 पे आ जाता है रैंडमली असाइन सब्जेक्ट्स टू ग्रुप्स। मतलब जैसे हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं ना, कंट्रोल ग्रुप हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, तो ये रैंडमली फिर हम ये ग्रुपिंग करते हैं इसकी। और नंबर 8 पे आ जाता है फिर हम एक प्री टेस्ट रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी उसको देखने के लिए सारे ग्रुप्स के लिए, जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी आ जाता है, कंट्रोल ग्रुप भी आ जाता है, उन दोनों के लिए एक हम प्री टेस्ट रखते हैं और उस डाटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्री टेस्ट का मतलब होता है कि हमने ग्रुप्स के ऊपर अभी तक कोई भी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की है कोई सिचुएशन, जस्ट हम मतलब न्यू जो वेरिएबल्स हैं ना उनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है फिर हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है उसके पे हम ट्रीटमेंट को करते हैं इंड्यूस। और उसके बाद फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, अगेन एक टेस्ट रखते हैं जिसको हम पोस्ट टेस्ट बोलते हैं, उससे हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डी ब्रीफ द सब्जेक्ट्स बाय इन्फॉर्मिंग दैम द ट्रू पर्पस। डी ब्रीफिंग करते हैं, मतलब हमने उन सब्जेक्ट्स को जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं उनको हमने पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है रिसर्च के बारे में। और नंबर 12 पे आ जाता है एग्जामिन डाटा कलेक्टेड। लास्ट पे हमने उस पूरे डाटा को जो हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट से कलेक्ट किया उसको हमने एग्जामिन करना है, फिर उनको कंपैरिजन बनाने होते हैं और स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ और सब कुछ हमने उसमें हाइपोथेसिस को सपोज करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। अब इसमें
जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं उसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें बेसिक अगर हम देखें तो बेसिक दो ही इसकी टाइप्स हैं। एक है क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और दूसरा है कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब इन सब की जो बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है, एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या जिसको हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, उसमें बेसिक 5 चीज़ें होती हैं। 5 उसमें जो है वो अ, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर वो कंप्लीट हैं, वो सारे के सारे ही हमारी रिसर्च में शामिल हैं, तो फिर उसको हम क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बोलेंगे। अब वो 5 क्या हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स उसमें क्या हैं? सबसे पहले तो उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। फिर एक रैंडम असाइनमेंट होती है। रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है कि हमने वो ग्रुप्स रैंडमली बनाए होते हैं। हमने कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा होता है, कुछ को कंट्रोल में रखा होता है। फिर ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट का मतलब जो हमारा बेसिक रिसर्च है जो हम कंडक्ट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट है। उसके बाद फिर इसमें एक प्री टेस्ट होता है और एक पोस्ट टेस्ट होता है। ये 5 चीज़ें होती हैं। अगर ये 5 की 5 चीज़ें हमारे डिज़ाइन में मौजूद हैं तो वो होगा क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। उसके बाद आ जाता है कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये डिज़ाइन कंप्लीट डिज़ाइन नहीं है, इसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे आप ये गौर करें कि कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के नीचे 2 हेडिंग्स दी गई हैं। एक है वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन और दूसरा है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ये दोनों कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बेसिक टाइप्स हैं। उसके बाद वाली जो हैं जिसमें 2 ग्रुप्स पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन आता है, वो कोजाई में नहीं आता, वो सेमी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। यानी वो क्लासिकल या ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो नहीं है, सेमी है, लेकिन वो कोजाई भी नहीं है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, उसमें तो 5 के 5 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मौजूद होंगे। कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो रैंडम असाइनमेंट होती है ना, वो नहीं होती। रैंडम असाइनमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप होता है जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप हमारे पास नहीं होता। जब कंट्रोल ग्रुप नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि रैंडम असाइनमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमने ग्रुप्स बनाने के लिए ही रैंडम असाइनमेंट यूज़ करते हैं। रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को कंट्रोल ग्रुप के लिए और कुछ को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। लेकिन कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मौजूद है, कंट्रोल ग्रुप नहीं है। इस वजह से कोजाई में जो चीज़ मिसिंग है वो है रैंडम असाइनमेंट। तो इसमें अब देखें, जो फर्स्ट वाला है वन शॉट के स्टडी डिज़ाइन, इसमें आप देखें कि इसमें 3 जो है मेन ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक तो एक ग्रुप होगा जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलेंगे, दूसरा ट्रीटमेंट होगा और तीसरा पोस्ट टेस्ट होगा। ये आप उसको साथ साथ फिंगर टिप्स पे याद करें कि एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको हमने एक ट्रीटमेंट दिया है और उसके बाद हमने एक पोस्ट टेस्ट करना है। अब इसकी एग्जांपल है कि एक ग्रुप लिया है स्टूडेंट्स का और उनको एक हॉरर मूवी दिखाई है रिसर्चर ने। हॉरर मूवी दिखाने के बाद पोस्ट टेस्ट रखा है ताकि वो उनके एटीट्यूड में डिफरेंस देख सके। लेकिन ये मतलब इतना कंप्लीट डिज़ाइन नहीं है। अब देखें इसमें हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं है, जैसा कि कोई हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं है और उसके अलावा हमारे पास कंपैरिजन के लिए प्री टेस्ट भी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हॉरर मूवी देखने से पहले उनका एटीट्यूड क्या था। तो इस वजह से ये इसका ज़रा ड्रॉबैक है वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन। फ़र्क सिर्फ ये है, इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी होने वाला रिसर्च मेथड है। इसमें जस्ट एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई कर दिया किसी ग्रुप पे और उसके बाद पोस्ट टेस्ट से ही हम रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। अब इसी की दूसरी टाइप जो है वो है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ये उससे ज़रा थोड़ी सी मतलब बेहतर है। इसमें अब 3 ऑब्जेक्ट्स ही इसमें 4 होंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक तो एक ग्रुप होगा, जैसे मैंने आपको बताया कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में एक ही ग्रुप होता है जो कि होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ही है हमारे पास वही, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें हमने अब एक प्री टेस्ट जो है ना वो भी इसमें शामिल कर दिया है। प्री टेस्ट का मतलब कि उनको हॉरर मूवी दिखाने से पहले उनके एटीट्यूड को स्टडी किया जाता है क्वेश्चनियर दे के या किसी भी तरीके से। तो एक प्री टेस्ट होता है, फिर उसके बाद हॉरर मूवी दिखाई गई, मतलब कि ट्रीटमेंट दिया गया, और उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट जो है वो रखा गया। अब यहाँ पे बेहतर वो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है कि हमारे पास कंपैरिजन के लिए एक चीज़ मौजूद है और वो है प्री टेस्ट। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का हम कंपैरिजन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में क्या फ़र्क आया। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो टाइप है टू ग्रुप्स पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, ये कोजाई में नहीं आता। ये एक सेमी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो हो सकता है, लेकिन ये कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप्स में एक कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे रैंडम असाइनमेंट भी होगी, क्योंकि रैंडमली ही हम ग्रुप बनाते हैं। तो अब इसमें 2 ग्रुप्स आ जाते हैं।
लेकिन इसमें पोस्ट टेस्ट होता है, सिर्फ एक पोस्ट टेस्ट रखा जाता है। अब यहाँ पे रिसर्चर जो है वो दो ग्रुप्स रैंडमाइजेशन के तरीके से बनाएगा। अब इसमें फिर क्या किया जाता है कि एक ग्रुप को हॉरर मूवी दिखाई गई है जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और एक ग्रुप को हॉरर मूवी नहीं दिखाई गई, वो हमारा कंट्रोल ग्रुप है। अब उसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट से क्वेश्चनियर्स के ज़रिए उनके एटीट्यूड का पता लगाया जाता है और दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाता है। ये होता है टू ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। उसके बाद फिर आ जाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में। उसकी नीचे एक टाइप दी गई है, वो है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है, कंट्रोल ग्रुप भी है, तो डेफिनेटली रैंडम असाइनमेंट तो इसमें होगा। उसके बाद फिर इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो है ये दोनों भी इसमें होंगे। तो अब अगर हम उसी एग्ज़ाम्पल को ही रिलेट कर लें इससे, तो उसमें दो ग्रुप्स बनाए जाएँ। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको मूवी हॉरर मूवी नहीं दिखाई गई, और एक को दिखाएगी, जिनको दिखाएगी वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। उसके बाद प्री टेस्ट भी रखा गया दोनों ग्रुप्स के लिए और पोस्ट टेस्ट भी रखा गया, तो ये एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा। उसके बाद यहाँ आपको कुछ जो है वो ऑब्जर्वेशन और उसके अलावा इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे इक्वेशंस नज़र आ रही होंगी, वो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जस्ट इनकी डेफिनेशंस कर लेनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है सोलोमोन्स 4 ग्रुप डिज़ाइन। ये ज़रा और भी रिलायबल डिज़ाइन है। अब इसमें देखें 4 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ये ज़रा ना अपनी रिसर्च को और ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए, काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए 4 ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। 4 ग्रुप्स का मतलब 2 कंट्रोल ग्रुप एंड 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ज़रा इंटरनल वैलिडिटी को और इन्हांस करने के लिए जो है वो फिर ये वाला मेथड डिज़ाइन जो है वो यूज़ किया जाता है। ये सोलोमन ने बनाया था, इस वजह से फिर इसको सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन भी बोला जाता है। उसमें यहाँ पे उसकी फिर इक्वेशंस वगैरह दी गई हैं, हमें जस्ट उसको डेफिनेशन ही बस उसकी देखनी चाहिए कि इसमें कौन से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिज़ाइन के वो शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अब एक अलग टॉपिक है, इसको हम डिज़ाइंस में तो नहीं लेंगे, ये है इंटरेक्शन इफ़ेक्ट। इसकी डेफिनेशन आ सकती है और बहुत इजी एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इंटरेक्शन इफ़ेक्ट का मतलब होता है, ये फर्स्ट वाली लाइन में ही इसकी डेफिनेशन दी गई है, द इफ़ेक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स टुगेदर इज़ लाइकली टू बी ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल इफ़ेक्ट ऑफ ईच पुट टुगेदर। अब 2 वेरिएबल्स हों अगर, तो उनका जो इकट्ठे जो उनका इफ़ेक्ट होगा किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी चीज़ पे, वो ज़्यादा होगा बजाय इसके कि दोनों अगर अलग अलग इफ़ेक्ट डालें। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो मोस्टली मेडिसिन और इलनेस से रिलेटेड जितना भी होता है उससे, उसमें इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसको आपने इजी वर्ड्स में लिखना है जस्ट। इसमें आप देखें कि स्मोकिंग करने वाले जो लोग हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस 20% हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 100% लिए गए और उनमें से 20 ऑब्जर्व किया गया, तो 20 को लंग कैंसर था। लेकिन अगर हम इसको सिंपलेस्ट वे में लिखें तो जस्ट आप इतना लिख दें कि स्मोकिंग करने वाले 20% लोगों में लंग कैंसर के चांसेस होते हैं। लेकिन जो स्मोक में रहते हैं वो खुद तो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे स्मोकिंग हो रही हो, तो वहाँ पे जो है ना उसके चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं 10%। तो अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद भी स्मोक कर रहे हैं और स्मोकी इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। तो अब देखें इन दोनों को प्लस करें 20 और 10 को, तो 30 बनता है। अब उनके 30% चांसेस होने चाहिए कि वो उनके ऊपर इन दोनों का असर हो, दोनों वेरिएबल्स का असर हो। तो 30% लोग होने चाहिए जिनको लंग्स कैंसर के चांसेस हों। लेकिन जब एक्चुअली इसको स्टडी किया गया, ऐसे लोगों को स्टडी किया गया, मतलब ऐसे 100 लोगों को जो स्मोकी इन्वायरमेंट में भी रह रहे थे, खुद भी स्मोक कर रहे थे, तो वो 100 में से 37 लोगों को लंग कैंसर था। इट मीन्स कि 37% लोग जो थे वो लंग कैंसर का शिकार थे। अब देखें 20 और 10 को प्लस करें तो 30 आता है। 30 आना चाहिए था इसका रिज़ल्ट, लेकिन एक्चुअल रिज़ल्ट 37 आ रहा है। अब ये जो 7 का डिफरेंस है, 7 यहाँ पे देखें 37% आ रहा था एक्चुअल, उसमें से अगर हम माइनस करें 20 + 10 30% को, तो वो 7% बचता है। अब ये 7% क्यों एक्स्ट्रा या एडिशनल है, ये असल में एक्चुअली जो है ना ये इंटरेक्शन इफ़ेक्ट है, इसको बोलेंगे इंटरेक्शन इफ़ेक्ट। तो
होता ये है कि दो वेरिएबल्स, अब इससे हमें ये पता चला दो वेरिएबल्स अगर अलग अलग असरअंदाज हो रहे हों तो उन दोनों को प्लस करने से हमारा जो आंसर आता है, अगर वो दोनों इकट्ठे असरअंदाज हो रहे हों तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे वो। इसको बोलते हैं इंटरेक्शन इफ़ेक्ट। इस टॉपिक में से मज़ीद आगे कुछ ख़ास मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेक्शन इफ़ेक्ट तक आप इसको विद डेफिनेशन विद एग्जांपल कर लें। टॉपिक नंबर 29 में हमने चार चीज़ें की हैं। सबसे पहले तो हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की डेफिनेशन की थी। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं हमने वो देखे। नंबर 3 पे हमने टाइप्स देखी हैं डिज़ाइन की, जिनमें क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी बोलते हैं, और एक हमने किया कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसकी दो आगे से टाइप्स थी, और थर्ड वन हमने किया है सेमी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो उसके बाद जो फोर्थ चीज़ हमने टॉपिक नंबर 29 में की थी वो थी इंटरेक्शन इफ़ेक्ट। अब आ जाता है टॉपिक नंबर 30। इसमें हमने देखना है वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंट्स, यानी हमारे एक्सपेरिमेंट कितने वैलिड हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में तो यही दो चीज़ें बताई गई हैं कि दो तरह की वैलिडिटी होती है। एक होती है इंटरनल वैलिडिटी और एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब यहाँ पे देखें, एक्सपेरिमेंट्स आर जज्ड बाय टू मेजर्स। एक होती है फर्स्ट इंटरनल वैलिडिटी। अब ये इंटरनल वैलिडिटी है क्या? इट इंडिकेट्स वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज द सोल काज ऑफ द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो इस तरह से हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो वैलिडिटी होती है इंटरनल वैलिडिटी, इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या चीज़ असरअंदाज हो रही है। अगर तो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही असरअंदाज हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे एक्सपेरिमेंट्स की वैलिडिटी बहुत हाई है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कुछ और चीज़ें भी उस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारी वैलिडिटी इतनी हाई नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है इंटरनल वैलिडिटी। तो अब ये जो होती है ना, ये रिसर्चर की एबिलिटी को शो करती है ये चीज़। अगर तो वो बाकी सारे इन्वायरमेंट को इस तरह से कंट्रोल कर लेता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ और चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट ना करे, तो इसका मतलब है कि उसने एक्सपेरिमेंट को वैलिड बनाया, उसकी इंटरनल वैलिडिटी हाई रखी है। अब जो इसमें यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, वेरिएबल्स अदर देन द ट्रीटमेंट दैट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। यानी कि जो वेरिएबल्स जो हमारे ट्रीटमेंट के अलावा और चीज़ें होती हैं जो उस पर इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, वो हमारी इंटरनल वैलिडिटी के लिए एक थ्रेट होती हैं। और फिर उसकी एबिलिटी ये चीज़ दिखाती है कि वो बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया है, जिस वजह से इंटरनल वैलिडिटी कम होती गई। और पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन में सेकंड वेरिएबल बताया गया है, सेकंड वैलिडिटी बताई गई है जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये होती है मोस्टली फील्ड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट एक फील्ड में कंडक्ट किया है, तो वही एक्सपेरिमेंट वो कितना मतलब कि रियल है, वो दूसरी सिचुएशंस में भी वहाँ पे अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसको हम बोलते हैं वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। वो रिलायबल होना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा डिटेल जो बताई गई है वो तो है इंटरनल वैलिडिटी की, कि ये लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई होती है, हो सकती है हाई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम जो लेबॉर्ट्री के अंदर इन्वायरमेंट को कंट्रोल रखते हैं। जैसा कि अगर मतलब टेम्परेचर, हमें एक फ़िक्स टेम्परेचर चाहिए तो हम उसको लेबॉर्ट्री में मेंटेन कर सकते हैं। लाइट की एक ख़ास मतलब हमें वेवलेंथ की लाइट चाहिए तो उसको लेबॉर्ट्री में कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वजह से लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनकी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनल वैलिडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। वो टोटल 8 फैक्टर्स हैं। इनकी ज़्यादा डिटेल जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी जस्ट फर्स्ट वाली लाइन देखेंगे, फर्स्ट या सेकंड लाइन देखेंगे तो इसमें मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ है। बाकी उसकी जो एग्जांपल है उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, हिस्ट्री इफेक्ट में फर्स्ट लाइन पे देखें, लिखा गया है कि अ स्पेसिफिक इवेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अकरिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेजरमेंट that is beyond the control of the experimenter and that affects the validity of an experiment। अब इस बात का मतलब ये है कि एक एक्सपेरिमेंटर है, ये एक रिसर्चर है, उसने एक डाटा ले लिया, उसके बाद फिर उसने ट्रीटमेंट दिया,
मतलब अपनी रिसर्च कंडक्ट की और उसके बाद अगेन जो है वो डाटा कलेक्ट किया। लेकिन उस दौरान जिस दौरान वो ट्रीटमेंट दे रहा था, वो अपना काम कर रहा था, तो कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं थे, और वो इवेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इंटरनल वैलिडिटी को। जैसा कि अब यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिए, वो उन्होंने ये एग्जांपल दिए कि एक एरिया जो है वहाँ के लोगों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार की गई कि जो मिनरल वाटर होता है उसकी सेल बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट तैयार की गई। लोगों का माइंड बनाया गया कि उन्हें मिनरल वाटर ही यूज़ करना चाहिए। अब जो रिसर्चर था उसने एडवर्टाइजमेंट से पहले डाटा कलेक्ट कर लिया कि कितने लोग जो हैं वो इस चीज़ की अवेयरनेस रखते हैं या इस चीज़ को समझते हैं कि उन्हें मिनरल वाटर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फिर उसने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ना वो एडवर्टाइजमेंट है। फिर उसने एडवर्टाइजमेंट दिखाई उन लोगों को, और कुछ दिन तक उसको टीवी पे या कहीं पे भी उस एडवर्टाइजमेंट को शो किया गया। उसके बाद उसने दोबारा डाटा कलेक्ट किया कि अब कितने लोग जो हैं वो मिनरल वाटर यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान अगर ऐसा हुआ कि उस एरिया का पानी वैसे ही कंटेमिनेशन उसमें शामिल हो गई या वहाँ का पानी साफ़ नहीं रहा किसी और वजह से, तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं भी देखी वो फिर भी मिनरल वाटर यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो डाटा उसने बाद में लिया है वो इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही नहीं उनके असरअंदाज हुई, बल्कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ की जो सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ का पानी साफ़ नहीं रहा था, तो इस वजह से भी लोगों ने जो है वो मिनरल वाटर यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह इसको बोलते हैं हिस्ट्री इफ़ेक्ट, यानी कि मतलब रिसर्चर की जो होती है अपनी एफ़र्ट के अलावा कुछ और चीज़ें भी असरअंदाज हुई, जिस वजह से जो है मिनरल वाटर की सेल बढ़ गई। तो इससे इंटरनल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंट की कम हो गई। दूसरी चीज़ आ जाती है मैचुरेशन इफ़ेक्ट। यहाँ पे काफ़ी डिटेल लिखी गई है, लेकिन आप जस्ट थोड़ा सा इसमें लिखें कि जो काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप कैन आल्सो बी कंटेमिनेटेड, मतलब वो भी ख़राब हो जाता है बाय द इफ़ेक्ट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। ये भी एक अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है, रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि अगर वो कुछ स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहा है तो उनको पता है कि उन पे रिसर्च कंडक्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो वो मतलब थक जाएंगे या भूख लग जाएगी उनको या बोर हो जाएंगे, तो वो फिर इतना मतलब ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करेगी इंटरनल वैलिडिटी को। तो इसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये वाली एग्जांपल अपने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग इफ़ेक्ट। अब टेस्टिंग इफ़ेक्ट क्या है कि हम मोस्टली जो स्टडीज़ होती हैं उसमें दो तरह के टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। एक होता है प्री टेस्ट और एक होता है पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट जब लोगों से पे कंडक्ट कर लिया जाता है तो वो उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके बाद फिर अगेन एक पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। तो एक पोस्ट टेस्ट लिया जाता है जिसमें फिर क्या किया जाता है, अगेन क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब होता ये है कि प्री टेस्ट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अब अवेयर हो गए हैं कि मतलब थोड़े उनको उस चीज़ की समझ आ जाती है कि यहाँ पे उन्होंने क्या आंसरिंग करनी है। तो इस तरह से फिर जो वैलिडिटी होती है, इंटरनल वैलिडिटी, वो भी इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद फिर आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल इफ़ेक्ट। इंस्ट्रूमेंटल इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में, तो फिर उन इंस्ट्रूमेंट के यूज़ की वजह से उनमें थोड़ा डिफेक्ट भी आ सकता है। तो जैसा कि अगर हम वेट लॉस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हम लोगों का वेट मेजर कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस अगर सपोज़ उसमें यूज़ किया गया है तो बार बार यूज़ की वजह से स्प्रिंग्स जो होते हैं वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग्स हैं वो ठीक नहीं आती। तो ये इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इफ़ेक्ट। ये भी हमारी इंटरनल वैलिडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन बाइस इफ़ेक्ट। ये होता है, बाइस का मतलब होता है तासुब, मतलब कि जो रिसर्चर है वो जब अपनी रिसर्च के लिए कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते तो हम रैंडमली ही हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हद तक जो है वो लाइकनेस भी आ जाती है या उसकी कुछ अपनी फेवरेटिज़म भी उसमें ऐड हो जाती है कि वो कुछ जो होते हैं इंडिविजुअल्स उनको सिलेक्ट कर लेता है, कुछ को छोड़ देता है। तो ये थोड़ी सी ये चीज़ भी इंटरनल वैलिडिटी पे इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब वो डाटा कलेक्ट करता है ना, तो डाटा जो होता है, अगर तो डाटा बहुत बड़ा है तो फिर ज़ाहिर है उसका मीन लेना पड़ता है। अब जब हम मीन लेते हैं, मीन लेने का मतलब ये है कि डाटा की हमने एक जो है वो मीन वैल्यू निकाली है। अब वो मीन वैल्यू डाटा के कुछ पार्ट्स के तो बहुत करीब है, लेकिन कुछ पार्ट्स उससे बहुत दूर हैं, यानी जो वैल्यूज़ एक्सट्रीम पे हैं वो मीन से बहुत
बहुत ज़्यादा उनका डिफरेंस है। जो वैल्यूज़ दरमियान में हैं उनका मीन से डिफरेंस कम है, तो ये चीज़ भी इंटरनल वैलिडिटी पे इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद फिर आ जाता है मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का वैसे तो मतलब डेथ होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब हम वो नहीं लेंगे, एक्चुअल डेथ नहीं लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना वो किसी वजह से रिसर्च को छोड़ देते हैं, मतलब या थक जाते हैं या फिर बोर हो जाते हैं या उनके अपने किसी और मसरूफियत की वजह से वो रिसर्च को दरमियान में ही छोड़ देते हैं। तो हमें वहाँ पे या तो पार्टिसिपेंट्स चेंज करने पड़ते हैं या फिर हमें कुछ अपना क्राइटेरिया चेंज करना पड़ता है। इससे भी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस होता है इक्विपमेंट फेलियर को भी बोलते हैं। अब कुछ जो होते हैं सब्जेक्ट्स उनको पता होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे अगर किसी रिसर्च में किसी वीडियो बन रही हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सब्जेक्ट्स की, और उनको इस चीज़ का पता है, लेकिन दरमियान में वीडियो रुक गई है, तो अब वो कॉन्शियस हो जाएंगे, उनको पता है कि इस टाइम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। उससे भी हमारी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। नंबर 9 पे आ जाता है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी। जो हमारा एक्सपेरिमेंटर होता है वो कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, मतलब कि उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ चीज़ों से। जैसा कि अगर एक रिसर्चर ये स्टडी कर रहा है कि जो डिसेबल लोग हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान क्या है, वो कितने सेंसिटिव है, तो उसके माइंड में ये चीज़ पहले से चल रही है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं डिसेबल मेल्स की निस्बत। तो अगर वो कोई क्वेश्चन भी अगर बनाएगा तो उस क्वेश्चन में वो आंसर्स देखेगा फीमेल के और मेल के, और उनका डाटा मतलब कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके माइंड में ये चीज़ चल रही होगी कि ये जो फीमेल्स के आंसर हैं ये शो करते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं डिसेबल लोगों की तरफ बजाय मेल्स के। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट। ये टोटल 9 फैक्टर्स थे जो कि इंटरनल वैलिडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें बताया गया डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, इसको आपने अलग से भी यूज़ करना है, या अगर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी में भी इसको देखें तो ये उसी में ही आता है। अलग से भी आप इसको याद कर सकते हैं। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब इससे पिछले पॉइंट में हमने देखा है कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है ना वो कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो वो आंसर्स को या डाटा को उसी तरीके से देखना शुरू कर देता है। इस चीज़ जो कि हमारी इंटरनल वैलिडिटी जो होती है एक्सपेरिमेंट की, उसको काफ़ी डिस्टर्ब करता है। इस चीज़ को कम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है जिसको डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये अब इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट इज डिज़ाइन टू कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी। इट इज़ पीपल who have direct contact with subject do not know the details of the hypothesis or the treatment। इसमें अब ये जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, जो लोग उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं ना वो जानते हैं हाइपोथेसिस के बारे में और ना ही सब्जेक्ट्स जानते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में सिर्फ जो होता है वो रिसर्चर उसको पता होता है, लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता सब्जेक्ट्स के। इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि सब्जेक्ट्स एंड दोज इन कॉन्टैक्ट टू सब्जेक्ट्स आर ब्लाइंड, मतलब उनको हमारे हाइपोथेसिस के बारे में नहीं पता। ओनली रिसर्चर नो द हाइपोथेसिस। ये हो गया डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। और ये किस चीज़ को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी को। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी में हमने पहले भी देखा कि फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कितने रिलायबल हैं, कितने जो है वो उसको और जगहों पे भी किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो चीज़ होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में जो चीज़ थ्रेटनिंग है, जो एक्सटर्नल वैलिडिटी पे इफेक्ट करती है, वो सबसे पहले तो आ जाती है रिएक्टिविटी। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में एक बताया गया, एक लाइन में बताया गया कि एक्सटर्नल वैलिडिटी इज़ द एबिलिटी टू जनरलाइज एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस, कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसकी फाइंडिंग्स को हम रियल लाइफ डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। अब ये रिएक्टिविटी क्या चीज़ है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक बिहेवियर ये शो मतलब उनमें एक चेंज आ जाता है बिहेवियर में। जब उनको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है ना तो उनके ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर में एक चेंज आता है। मतलब उनको इस चीज़ का पता होता है, अवेयरनेस होती है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी, और इसी को हम हॉर्न इफेक्ट भी बोलते हैं। अब हॉर्न इफेक्ट क्या है, द अट्रैक्शन ऑफ बिहेवियर alteration of behavior, the alteration of behavior by the subjects of a study due to their awareness of being observed। इसको आप लिख लें, ये डेफिनेशन है हॉर्न इफेक्ट की। the alteration of behavior by the subjects of a study due to their awareness of being observed, यानी कि उनके बिहेवियर में जो चेंज आता है
कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसको हॉर्डन इफेक्ट बोलते हैं। इसको हॉर्डन ने स्टडी किया था, इसी वजह से इसको हॉर्डन इफेक्ट बोलते हैं। और यही मेन चीज़ है जो कि एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए थ्रेटनिंग है। बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है एथिकल इश्यूज़ इन लैब एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें एथिकल इश्यूज़ मतलब कि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इसमें भी ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप फिंगर टिप्स पे इनके मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको याद कर लें। जैसे कि सबसे पहले पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन एक्सपेरिमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी इंडिविजुअल पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करें। नंबर 2, आस्किंग डी मीनिंग क्वेश्चंस, मतलब आपने उसके साथ ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, उनका कोई मतलब ना हो या उनका हमारी रिसर्च से कोई ताल्लुक ना हो। तीसरी चीज़ है डिसीविंग, मतलब धोखा देना। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स को धोखा दिया जाता है, उनको मतलब मिसलीडिंग की जाती है, जो असल पर्पज़ होता है रिसर्च का वो उनको नहीं बताया जाता। नंबर 4, उनको ना मेंटल या फिज़िकल स्ट्रेस दी जाती है, यानी एक्सपोजिंग पार्टिसिपेंट टू फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी रिसर्च के किसी भी पार्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किसी भी किस्म की मेंटल या फिज़िकल स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए। उसके बाद कभी कभार ये होता है नॉट अलाइंग सब्जेक्ट्स टू विड्रॉ, यानी कि उनको इजाज़त नहीं दी जाती कि वो छोड़ दें रिसर्च को दरमियान में, क्योंकि ये उनका राइट है, वो किसी भी टाइम पे रिसर्च को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको इजाज़त नहीं देते हैं तो ये अनएथिकल है। उसके बाद नंबर 6 पे देखें यूजिंग रिसर्च रिजल्ट टू डिसएडवांटेज द पार्टिसिपेंट्स और फॉर पर्पस नॉट टू देयर लाइकिंग, यानी कि उनके जो रिजल्ट्स आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स कि अगर वो उसको जिस चीज़ को पसंद नहीं किया कर रहे और हम उन रिज़ल्ट्स को वैसे यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ भी गलत है। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन रिज़ल्ट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 7 पे देखें नॉट एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम ये चीज़ उनको बता ही नहीं रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का और उनको हम अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल करें, ये चीज़ भी गलत है, अनएथिकल है। उसके बाद फिर नंबर 8 पे देखें एक्सपोजिंग सब्जेक्ट्स टू हेजार्डस एंड अनसेफ एनवायरनमेंट, यानी कि अपनी रिसर्च के लिए हम उनकी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते, उनको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखना जो कि अनसेफ हो। उसके बाद नंबर 9 पे देखें नॉट डी ब्रीफिंग द पार्टिसिपेंट फुली, मतलब उनको अच्छी तरह से ब्रीफ नहीं किया जा रहा। एक्सपेरिमेंट जब ख़त्म हो जाता है तो तब भी उनको नहीं बताया जाता कि रिसर्च ख़त्म हो चुकी है, उनका काम ख़त्म हो गया है, तो ये चीज़ भी अनएथिकल है। उसके बाद फिर नंबर 10 पे देखें नॉट प्रिजर्विंग द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पार्टिसिपेंट। अच्छा, फिर होता ही है कि हम रिसर्च में डाटा तो कलेक्ट कर लेते हैं पार्टिसिपेंट से, उनकी मतलब हम क्वेश्चंस के आंसर्स उनसे ले लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको प्रिजर्व नहीं करते, जिससे उनकी प्राइवेसी जो है वो ख़राब होती है, तो ये चीज़ भी अनएथिकल है। और नंबर 11 विद होल्डिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द कंट्रोल ग्रुप, यानी कि जो मतलब कंट्रोल ग्रुप होता है उससे उससे हम बेनिफिट्स किसी तरह से नहीं अगर हासिल कर पा रहे तो फिर ये भी जो है वो अनएथिकल है। अब इसमें से आप जो है जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनमें से कुछ मेन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जो अनएथिकल एटीट्यूड है इसको रोकने के लिए ह्यूमन सब्जेक्ट कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी है जो कि मतलब रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ होते हैं लोगों को तो ये उनसे डील करती है। टॉपिक नंबर 30 में हमने टोटल जो चीज़ें की हैं उनमें सबसे पहले तो हमने वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी इन दोनों की डेफिनेशंस देखी थी। नंबर 2 पे हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनल वैलिडिटी ये किए जो कि टोटल 9 फैक्टर्स थे। नंबर 3 पे हमने किया था व्हाट इज़ डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, ये था जो लास्ट पॉइंट था इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी, उसको रोकने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, वो किया था। नंबर 4 पे हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी और उसका थ्रेट, उसको कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं जिसमें हमने हॉथन इफेक्ट पढ़ा था, नंबर 4 पे ये किया। नंबर 5 पे हमने एथिकल इश्यूज़ जो होते हैं लैब में वो देखे थे। और नंबर 6 पे फिर हमने ह्यूमन सब्जेक्ट कमेटी के बारे में पढ़ा कि वो जो एथिकल इश्यूज़ है उनसे डील करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लेसन नंबर 31 जो है नॉन रिएक्टिव रिसर्च। अब ये सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाले पैराग्राफ में रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है। रिएक्टिव रिसर्च क्या है और नॉन रिएक्टिव रिसर्च क्या है। रिएक्टिव रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें
जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे रिसर्च कंडक्ट की जा रही होती है वो अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि रिसर्च की जा रही है, उन पे उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। जबकि जो नॉन रिएक्टिव रिसर्च होती है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अवेयर नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है द लॉजिक ऑफ नॉन रिएक्टिव रिसर्च। अब लॉजिक क्या है, क्यों की जाती है नॉन रिएक्टिव रिसर्च। अब इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग, ये फर्स्ट 3 लाइन्स ही अगर आप इसमें कर लेते हैं, द क्रिटिकल थिंग अबाउट नॉन रिएक्टिव और अनऑब्ट्रूसिव मेयर यही है कि पीपल बीइंग स्टडीड आर नॉट अवेयर इफ़ बट लीव एविडेंस देयर सोशल बिहेवियर और एक्शंस नेचुरली। एविडेंस ऑफ देयर सोशल बिहेवियर और एक्शंस नेचुरली मतलब कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो नेचुरल होता है। अब इसमें उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी है कि जैसे अगर एक रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि सिग्नल के ऊपर जो है वो ड्राइवर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, वो रेड लाइट पे रुकते हैं या नहीं रुकते, और जो रुक रहे हैं वो कैसे, मतलब उनके साथ पैसेंजर्स हैं या नहीं हैं, वो मेल ड्राइवर्स हैं या फीमेल ड्राइवर्स हैं, इन सब चीज़ों को अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होते। ये वेराइटीज़ ऑफ नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि ये जो नॉन रिएक्टिव रिसर्च है इसको कंडक्ट करते वक्त काफ़ी सारी चीज़ों को सामने रखा जा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं नॉन रिएक्टिव रिसर्च को कंडक्ट करने में। क्योंकि रिसर्च ज़रूरी नहीं है कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं पे हों या इंडिविजुअल्स पे ही हों, और चीज़ों से भी जो है वो फिज़िकल चीज़ों से भी हम लोग जो अपनी रिसर्च कंडक्ट करके तो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको ऑब्जर्व करके लोगों के बिहेवियर्स का पता चल सकता है। जैसे सबसे पहले आ जाता है फिजिकल ट्रेसेस। अब फिजिकल ट्रेसेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहेवियर का। इसमें 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, इरोजन एंड असर्शन। इरोजन का मतलब कम होना, असर्शन का मतलब ज़्यादा होना। यहाँ पे अब इरोजन में देखें, वेयर एंड टियर सजेस्ट अ ग्रेटर यूज़। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ यूज़ की गई और उसके बाद वो टूट गई, उससे हमें ये पता चलता है कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक प्ले सेंटर पे उन्होंने देखा कि एक टॉय जो है उसको बहुत ज़्यादा ख़रीदा गया है। तो इसका मतलब है कि उसको यूज़ करके बच्चों ने उसको मतलब ख़त्म किया और न्यू जो है उनको परचेज़ कर रहे हैं। तो इससे इंटरेस्ट शो होता है कि बच्चों का उस टॉय में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसी तरह अगर हम असर्शन देखते हैं तो असर्शन में अक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस सजेस्ट बिहेवियर, कुछ चीज़ों का ज़्यादा हो जाना भी जो है वो बिहेवियर को शो करता है। जैसे गार्बेज में जो सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस होते हैं, अगर वो ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग लोग जो है वो उसको अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाता है आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होते हैं, ये असल में रिकॉर्ड मेंटेनेंस होती है। पेपर और रिकॉर्ड्स, इन चीज़ों से भी लोगों के बिहेवियर का पता चलता है। जैसे कि रनिंग रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कोई अगर एक रिसर्चर है वो एक पब्लिक रिकॉर्ड देखता है जिसमें वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि जो मेल्स हैं वो यंगर लेडीज़ के साथ ज़्यादा मतलब उनके रेशो है शादी की, और जो ओल्डर लेडीज़ हैं उनके साथ कम है। तो रनिंग रिकॉर्ड भी उस लोगों के बिहेवियर को शो करते हैं। उसके अलावा कुछ और तरह के रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक रिसर्चर ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कॉलेज ने की प्रिंसिपल ने कितने रीम्स जो हैं वो पेपर के ख़रीदे हैं, उससे भी वो कंपैरिजन कर लेता है, उससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट हुई है। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ आती है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब लोगों को जस्ट ऑब्ज़र्व कर लेना, जिसमें उसके आ जाते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस आ जाती है। अब रिसर्चर ये देखता है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपनी टीम के विन, अपनी कॉलेज टीम के विन करने के बाद ज़्यादा जो कॉलेज कलर्स हैं उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपनी ड्रेसिंग में या शर्ट्स में। तो उससे वो बिहेवियर का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो जीत है वो कितना इफ़ेक्ट हुई है स्टूडेंट्स पे, या कितने परसेंट स्टूडेंट्स पे इफ़ेक्ट हुई है। उसके बाद फिर आ जाता है काउंट बिहेवियर। ये ऑब्जर्वेशंस में ही आता है नंबर 2 पे, काउंट बिहेवियर। इसमें लोगों को काउंट किया जाता है, उससे उनकी जो है वो बिहेवियर का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि वो काउंट करेंगे कि कितनी मेन और वुमेन जो हैं वो ड्राइवर्स जो हैं वो स्टॉप पे रुकते हैं, रेड सिग्नल पे रुकते हैं, और कितने जो हैं वो रोलिंग स्टॉप जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब रुक रहे होते हैं और सिग्नल ओपन होने पे चल पड़ते हैं। ये चीज़ भी काउंट करके भी उनके बिहेवियर्स को का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उससे ये पता चल जाएगा कि कितने मतलब फीमेल या मेल ड्राइवर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं सिग्नल्स को। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन तीसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन में। इसमें भी
एक एग्जांपल उन्होंने दी है, हाउ लॉन्ग पीपल टेक टू डू थिंग्स मे इंडिकेट देयर इंटेंशन, कि लोग जो है वो कितना टाइम लगाते हैं किसी चीज़ पे। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर ये मेजर करता है कि एक एग्जीबिशन में एक पेंटिंग के सामने लोग कितना टाइम रुकते हैं। अगर वो उस पेंटिंग के सामने ज़्यादा टाइम रुक रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये असल में रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉन रिएक्टिव रिसर्च, यानी उसकी रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है। मतलब जो नॉन रिएक्टिव रिसर्च होती है उसमें भी जो है ना वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की जाती है, मतलब कि उसको फॉलो किया जाता है। पूरी ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। अब इसमें की पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल इंक्लूड्स हाउ द रिसर्चर सिस्टमेटिकली नोट्स एंड रिकॉर्ड्स द ऑब्जर्वेशंस। यानी इसमें वो ऑब्जर्वेशंस ही ले रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो अपने ऑब्जर्वेशंस को किस तरीके से सिस्टमेटिकली वो उनको नोट करता है और रिकॉर्ड करता है। ये होती है रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉन रिएक्टिव रिसर्च। उसके बाद फिर एक मतलब एक अलग से टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसको हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। ये एक्चुअली है, ये भी नॉन रिएक्टिव रिसर्च। इसमें होता ये है कि जैसे अभी पीछे हमने इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ पढ़ी हैं नॉन रिएक्टिव रिसर्च की, तो अगर हम एक कंटेंट, एक एसे, एक बुक, उसके अंदर कुछ रिटन मटेरियल है, अगर हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा कंटेंट एनालिसिस। अब हम इसकी पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, जो कि यहाँ पे मैं ज़रा इसको सिंपल वर्ड्स वाली डेफिनेशन आपको लिखवाती हूँ। कंटेंट एनालिसिस इज़ अ रिसर्च टूल यूज टू डिटरमन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन वर्ड्स, थीम्स और कॉन्सेप्ट्स विद इन सम गिवन क्वालिटेटिव डाटा। किसी डाटा के अंदर जो वर्ड्स, थीम, कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, जब हम उनका एनालिसिस करते हैं तो वो कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। अब इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में दो तीन चीज़ें जो हैं वही उन्हीं की डेफिनेशन दी गई है। टेक्स्ट किसको बोलते हैं, एक सेंटेंस हो गया, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। ये दो तीन डेफिनेशंस हैं इसमें। उसके बाद नीचे तीन पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कंटेंट एनालिसिस किन किन चीज़ों का किया जा सकता है, मतलब कौन कौन सा डाटा हो सकता है। ये पर्सनल भी हो सकता है, जैसा कि कोई लेटर्स हैं, कोई डायरी है, या कोई ऑटोबायोग्राफी है जो लोगों ने लिखी है, उसको उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी कंटेंट एनालिसिस होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें यूज़ हो सकती है वो नॉन पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे इंटर ऑफिस मीमोज हो गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, और प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। इन चीज़ों का जो है ना एनालिसिस, वो भी कंटेंट एनालिसिस में आता है। तीसरी चीज़ आ जाती है मैस मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिक्शन, फिल्म, सॉन्ग्स, पोएम्स, इन चीज़ों का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वो कहलाएगा मैस मीडिया एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस जो है इसकी एक यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में एक वर्ड लिखा गया है, टेक्सचुअल कोडिंग। अब ये जो टेक्सचुअल कोडिंग है, ये क्या चीज़ है। टेक्सचुअल कोडिंग में होता ये कि जो रिसर्चर होता है ना, वो टेक्स्ट को कोडिंग कर देता है, उसको उस डाटा को जो है वो हैंडल करने के लिए उसको एक कोड दे देता है, तो इसको बोलते हैं टेक्सचुअल कोडिंग। इन कंटेंट एनालिसिस द रिसर्चर यूजेस ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स टू प्रोड्यूस अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, यानी क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन में वो चेंज कर रहा है ऑफ द सिंबलिक कंटेंट इन अ टेक्स्ट। इट में ऑल्सो बी कॉल्ड टेक्सचुअल कोडिंग। देर आर मतलब क्वालिटेटिव वर्जन्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। वैसे तो क्वालिटेटिव वर्जन्स होते हैं, उसी को हम जो है वो क्वांटिटेटिव वर्जन में भी चेंज करते हैं, ये कहलाता है टेक्सचुअल कोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, कंटेंट एनालिसिस इज़ नॉन रिएक्टिव। ये अगेन वही बात हो रही है कि कंटेंट एनालिसिस में कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसको ये पता हो कि उस पर रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि ये कंटेंट है, कंटेंट जो पहले से रिटन मटेरियल है, हम उसको जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो इसलिए फिर ये कंटेंट एनालिसिस जो है वो नॉन रिएक्टिव है। मेन चीज़ इसमें ये है। उसके बाद बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इसमें नीचे वाले पैराग्राफ में डाटा हैंडलिंग ही बताई गई है कंटेंट एनालिसिस की, कि वो भी बहुत ज़रूरी है कंटेंट एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मेजरमेंट एंड कोडिंग, इसमें जो इम्पोर्टेंस बताई गई है कि मेजरमेंट एंड कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेंट एनालिसिस। इसमें होता यही है कि मतलब जो रिसर्चर होता है किसी भी कंटेंट को एक सिंबलिक फॉर्म में या ऐसी फॉर्म में, ईजी फॉर्म में उसको चेंज कर देता है। इस वजह से इसकी मेजरमेंट एंड कोडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नहीं हैं। जस्ट यहाँ पे आपको एक पॉइंट नज़र आएगा, ऑब्जर्वेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि ऑब्जर्वेशन को किस किस फॉर्म में अरेंज्ड
किया जा सकता है, उसको अरेंज किया जा सकता है। किन किन तरीक़ों से, वो पॉइंट्स आप यहाँ पे उनको याद कर लें। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया फ्रीक्वेंसी, देन डायरेक्शन, फिर इंटेंसिटी एंड स्पेस। यानी फ्रीक्वेंसी की बेस पे जो है उस पे ऑब्जर्वेशंस को जो है वो अरेंज किया जा सकता है। उसके अलावा उनकी डायरेक्शन की बेस पे किया जा सकता है। देन फिर इंटेंसिटी के कोई कितनी शिद्दत से कोई चीज़ हो रही है, उस बेस पे भी उनको अरेंज किया जा सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा को जो ऑब्जर्वेशंस हैं कंटेंट एनालिसिस की, उनको जस्ट अरेंज ही करना है। फिर फोर्थ चीज़ स्पेस भी आ जाती है, यानी कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कितना बड़ा पैराग्राफ है। इस फॉर्म में भी जो है ऑब्जर्वेशंस को हम कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है कोडिंग। कोडिंग मतलब क्या होती है, अगेन हमने कोडिंग का पहले भी देखा है कि जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उसको, अगर वो बहुत बड़ा डाटा है तो उसको कंप्यूटर में फीड करने के लिए हमें उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, उसको लेबल करना पड़ता है। तो अब जो कोडिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है मैनिफेस्ट कोडिंग और दूसरी होती है लेटेंट कोडिंग। मैनिफेस्ट कोडिंग होती है मतलब जो जाहिर होती है, जो सामने होती है। लेटेंट होती है छुपी हुई कोडिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या है? जो मैनिफेस्ट कोडिंग है मतलब छुपी हुई ज़ाहिर कोडिंग, मतलब ज़ाहरी तौर पे जो कोडिंग की जाती है उसमें वो मतलब काफ़ी रिलायबल होती है। कोडिंग द विजिबल सरफेस कंटेंट इन द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्ट कोडिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, एक रिसर्चर जो है वो काउंट कर रहा है कि कोई एक वर्ड या कोई एक फ्रेज़ किसी कंटेंट में कितनी दफ़ा आया है, वो काउंट कर रहा है, ये कहलाएगी मैनिफेस्ट कोडिंग। ये काफ़ी रिलायबल होती है। उसके बाद दूसरी जो कोडिंग आ जाती है वो आती है लेटेंट कोडिंग। मतलब कि लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि वो खुद अंदाज़ा लगाता है कि ये जो फ्रेज़ उसके सामने है, जो कंटेंट उसके सामने है, इसमें फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, वो वल्गर है या वो रोमांटिक मूड में लिखा गया है। तो वो इंटरप्रेट करता है फीलिंग्स को जो छुपी हुई होती हैं उस कंटेंट के पीछे। ये होती है लेटेंट कोडिंग। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है जिसमें है कीपिंग इन व्यू द अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पे असल में कोडर्स का रोल बताया गया है। जो कोडर्स होते हैं, जब भी एक रिसर्चर काम कर रहा होता है तो उसकी एक पूरी टीम होती है, एक टीम वर्क होते हैं। तो अगर उसके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो वो उस काम को जो है वो डिवाइड कर देता है या वो कोडर्स को दे देता है। तो रोल बताया गया है कोडर्स का कि कोडर्स को कैसे, उसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिसर्च के बारे में ताकि वो सही तरीके से कोडिंग कर सकें। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंडक्ट कंटेंट एनालिसिस रिसर्च, यानी उसका उसको कंडक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, जस्ट आप इसके स्टेप्स के नाम याद कर लें, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के स्टेप्स में भी बेसिक यही होते हैं। क्वेश्चन फार्मूलेशन होती है, फिर यूनिट ऑफ एनालिसिस बनाया जाता है, सैम्पलिंग की जाती है, फिर वेरिएबल्स बनाए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन की जाती है कोडिंग कैटेगरीज़ की, और लास्ट पे फिर इंटरफेरेंस की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू कंडक्ट कंटेंट एनालिसिस रिसर्च। मतलब हमारे पास क्या स्टेप्स हैं एक कंटेंट एनालिसिस को कंडक्ट कैसे किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो मेन स्टेप आता है वो है, टोटल 5 स्टेप्स हैं इसके। तो फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन फार्मूलेशन। जिस तरह बाकी सारी रिसर्च में सबसे पहले क्वेश्चन ही बनाया जाता है, इसी तरह कंटेंट एनालिसिस में भी पहले क्वेश्चन फार्मूलेशन ही होती है। अब यहाँ पे हम किसी कंटेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि हमें क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड ही बनता है। अब वेरिएबल्स उसमें क्या हो सकते हैं, कोई मतलब मैसेजेस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करती हैं। जैसे एक एग्जांपल दी गई है कि मतलब जो वुमेन हैं उनको कैसे पोर्ट्रे किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, उनको क्या रोल दिया जाता है। तो फिर हमने वहाँ पे मैयर करना हो अगर कि मतलब वुमेन के लिए क्या रोल है, उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, तो ज़ाहिर है हम एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले फॉर्मुलेशन की गई है और वो क्वेश्चन यही है कि वुमेन को किस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया क्वेश्चन फॉर्मुलेशन। दूसरा स्टेप होता है यूनिट ऑफ एनालिसिस। अब हमने एनालिसिस मतलब किस चीज़ का करना है, किस चीज़ को देख के हम अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं, तो वो होगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यूनिट क्या है। तो अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो असल में यहाँ पे यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा, क्योंकि हम डिफरेंट एड्स या एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वीमेन को वहाँ पे किस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप,
वो है सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग कैसे की जाती है? सैम्पलिंग का मतलब होता है, मतलब हम एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ चीज़ों को अलग कर लेते हैं, तो वही सैम्पलिंग होती है। अब यहाँ पे भी जो कंटेंट एनालिसिस है उसमें भी हमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है। जैसे कि रिसर्चर्स ऑफन यूज़ रैंडम सैम्पलिंग इन कंटेंट एनालिसिस। जिस तरह बाकी सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग होती है, इस तरह कंटेंट एनालिसिस में भी रैंडम सैम्पलिंग ही करते हैं। जैसे कि वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के बाद फिर उसमें से मतलब जो है कुछ सैम्पल को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर हम किसी कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं तो उसके सारे के सारे वर्ड सैम्पल वो पॉपुलेशन हो सकते हैं, उसके सारे सेंटेंसेस पॉपुलेशन हो सकते हैं, उसके पैराग्राफ्स पॉपुलेशन हो सकते हैं। फिर उनमें से हम कुछ वर्ड्स को, या फिर अगर हम चाहें तो हम कुछ सेंटेंसेस को या हम कुछ पैराग्राफ्स को एज अ सैम्पल जो है वो अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये होती है सैम्पलिंग। तो यहाँ पे एक और वैसे तो इनफ है इसके लिए ये वाली एक एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, एक मैगज़ीन से रिलेटेड एक एग्जांपल दी गई है। जैसे यहाँ पे वो ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि किसी ख़ास स्पेसिफाइड पीरियड में किसी मैगज़ीन में जो विमेन हैं उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, उनके बारे में किस तरह से वहाँ पे लिखा जा रहा है। तो अब देखें, सबसे पहले तो एक टाइम ड्यूरेशन को फिक्स कर लेंगे ना। यहाँ पे 2001 से लेकर 2007 तक मैगज़ीन्स में वो देखना चाह रहे हैं कि औरतों को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया। तो यहाँ पे वो आर्टिकल्स देखेंगे, उन मैगज़ीन्स के आर्टिकल्स देखेंगे। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मतलब आर्टिकल हुआ। तो आगे फिर इसी पैराग्राफ में लास्ट पे 3-4 लाइंस में ये सारे स्टेप्स लिखे हैं कि वो सैम्पलिंग आखिर पे लास्ट पे किस तरह से वो कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ाइन व्हाट इज़ न्यूज़ मैगज़ीन। सबसे पहले तो ये देखें न्यूज़ मैगज़ीन्स में वो देखना चाह रहे हैं लेडीज़ के लिए मतलब क्या वर्डिंग, उनको कैसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है। तो पहले तो हम ये देखें कि जो न्यूज़ मैगज़ीन्स हैं वो कौन से वाले हैं। फिर उसके बाद डिफ़ाइन व्हाट इज़ एन आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या चीज़ है वो भी हमें बताना होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ़ मैगज़ीन्स, हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितने मैगज़ीन्स को स्टडी करना है या देखना है। डिसाइड ऑन द सैम्पल साइज़। फिर उसके बाद मतलब ये तो टोटल पॉपुलेशन होगी ना, नंबर ऑफ़ मैगज़ीन्स। उसके बाद फिर सैम्पल साइज़ हमने सेलेक्ट करना है कि उसमें से हम कितने जो हैं वो मैगज़ीन्स लेते हैं सैम्पल के लिए। मेक अ सैम्पलिंग फ्रेम, एक फ्रेम बनाया जाता है। हेयर द सैम्पलिंग फ्रेम शैल बी ऑल द आर्टिकल पब्लिश्ड इन द सिलेक्टेड मैगज़ीन ड्यूरिंग 2001 to 2007। मतलब जितना भी आर्टिकल्स होंगे वो सारा हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब जहाँ से हमने सैम्पल्स निकालने हैं। तो 2001 से लेकर 2007 तक जितने भी मैगज़ीन्स होंगे उन वो सब के सब हमारा सैम्पलिंग फ्रेम है। फाइनली ड्रा द रैंडम सैम्पल, और उन्हीं में से हम रैंडमली जो है ना वो कुछ मैगज़ीन्स को ले लेंगे। तो इसी को ज़रा थोड़ा दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। जैसे इसमें यूनिट जो था, यूनिट ऑफ एनालिसिस जो था वो आर्टिकल था। अब पॉपुलेशन फिर क्या थी, दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन देखनी होती है। तो ऑल आर्टिकल्स इन द वीकली न्यूज़ मैगज़ीन्स ड्यूरिंग 2001 to 2017। इस दौरान जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पॉपुलेशन होगी। उसके बाद फिर सैम्पलिंग फ्रेम हमारा क्या होगा, आर्टिकल्स जो कुछ सिलेक्टेड मैगज़ीन, सारे नहीं, कुछ मैगज़ीन्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। फिर उन मैगज़ीन्स में से हम रैंडमली कुछ आर्टिकल्स ले लेंगे तो वो फिर हमारा रैंडम सैम्पल बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टिंग कोडिंग कैटेगरीज। उसके बाद फिर आ जाता है फोर्थ स्टेप जो कि है वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टिंग कोडिंग कैटेगरीज। अब हमने वेरिएबल्स देखने हैं, ढूंढने हैं, और फिर कोडिंग कैटेगरीज को कंस्ट्रक्ट करना है। ये नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सैम्पलिंग के बाद। अब जैसे देखें, से आ रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन वुमेन्स पोर्ट्रियल इन सिग्निफिकेंट लीडरशिप रोल, कि वो ये मतलब एक ऑब्जर्व करना चाह रहा है एक रिसर्चर, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वुमेन जब लीडरशिप रोल में होती हैं तो उनको कैसे पोर्ट्रेट किया जाता है, मतलब उनमें क्या क्वालिटीज़ ऐसी हों कि हम कह सकें कि वो सिग्निफिकेंट लीडरशिप रोल प्ले कर सकती हैं। जैसा अब डिफाइन सिग्निफिकेंट लीडरशिप रोल, तो पहले तो ये काम करना पड़ेगा कि हमें सिग्निफिकेंट लीडरशिप रोल को डिफाइन करना पड़ेगा किसी भी रिसर्चर को जो इस पर काम कर रहा है in operational terms and put it as written rules for classifying people named in the articles। कि मतलब वो रूल्स लिखेगा ना कि सिग्निफिकेंट लीडरशिप रूल्स हैं कौन से, और फिर जो लोग उन पे पूरे उतरते हैं वो पॉजिटिव लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे देखें, से द रिसर्चर इज़ फर्दर इंटरेस्टेड इन पॉजिटिव लीडरशिप रोल सो द मेयर विल इंडिकेट वेदर द रोल वाज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके माइंड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि ये क्वालिटीज़ अगर मौजूद हैं तो वो पॉजिटिव लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, और अगर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो वो नेगेटिव
लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, असल में ये वेरिएबल्स होंगी, वो जो क्वालिटीज़ होंगी वो वेरिएबल्स होंगी। जैसे देखें, रिसर्चर हैज़ टू मेक अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड फ्रेजेस रिफ्लेक्सिव ऑफ द लीडरशिप रोल बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। रिसर्चर को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एडजेक्टिव्स की या फिर फ्रेजेस की, मतलब कुछ सेंटेंसेस, जुमले या वर्ड्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो ये रिफ्लेक्ट करेंगे या जो शो करेंगे कि पॉजिटिव रोल क्या है और नेगेटिव रोल क्या है। मतलब उसकी अपनी जो सेंस के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल्स के लिए कुछ क्वालिटीज़ की लिस्ट बना लेगा कि ये क्वालिटीज़ अगर मौजूद हैं तो वो पॉजिटिव रोल है, और अगर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो नेगेटिव है। इफ़ समवन इन द आर्टिकल इज़ रेफर टू विद वन ऑफ द एडजेक्टिव देन द डायरेक्शन इज़ डिसाइडेड। अगर किसी बंदे में उस आर्टिकल में जो उसने एडजेक्टिव्स बनाए हैं उनमें कोई एक मौजूद है तो फ़ौरन डायरेक्शन का पता चल जाएगा, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर किसी बंदे में एक क्वालिटी मौजूद है तो फिर जो कि पॉजिटिव रोल के लिए तो फिर वो पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल द टर्म्स ब्रिलियंट एंड टॉप परफॉर्मर, ये उसने खुद डिसाइड किया है रिसर्चर ने कि अगर कोई बंदा ब्रिलियंट भी है और टॉप परफॉर्मर भी है तो फिर वो पॉजिटिव रोल प्ले करेगा लीडरशिप में। अब वो देखेगा अपने सैम्पल में जिन लोगों में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं या इनमें से कोई एक क्वालिटीज़ है, ब्रिलियंट एंड टॉप परफॉर्मर, तो वो फिर पॉजिटिव लीडरशिप रोल प्ले करेंगे। जबकि ड्रग किंग पिन जो होते हैं, मतलब ड्रग में बादशाहत के लिए ये वर्ड यूज़ होता है वो, और उसके अलावा जो अनइंस्पायर्ड लोग हैं ये उसके अपनी सेंस के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चीज़ें हैं, तो जिनमें ये चीज़ें मौजूद होंगी वो नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। तो रिसर्चर शुड गिव विद इन रिटन रूल्स टू क्लासीफाई रोल ऑफ वुमेन एज पोर्ट्रेड इन द आर्टिकल्स। उसको रिटन देने पड़ते हैं, ये कोड्स देने पड़ते हैं, रोल देने पड़ते हैं। तो फिर इसको तो हम बोल देंगे ना वेरिएबल, और फिर कोडिंग कैटेगरीज। फिर लास्ट पे मतलब वो कैटेगरीज बना लेता है ना, एक टेबल बना लेता है पेपर पे जिसको हम कोडिंग शीट या टेली शीट भी बोलते हैं। वो उसके अंदर इन क्वालिटीज़ को लिखता है और जो इन क्वालिटीज़ पे पूरे उतरे होते हैं उन लोगों की एक तरह का पूरा डाटा जो है उसको मेंटेन करता है। फिर लास्ट पे पॉइंट आ जाता है, जो फिफ्थ स्टेप है वो होता है इन्फ्रेंसेस, मतलब रिजल्ट। वो फिर अपनी जो होती है रिसर्च उसका रिजल्ट निकालता है। अब जो लेसन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव रिसर्च। रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव रिसर्च का हमने सबसे पहले तो डिफरेंस देखा था, फिर हमने देखा था कि जो नॉन रिएक्टिव रिसर्च है उसकी लॉजिक क्या बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वेराइटीज़ देखी थी नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशंस की। तीसरे नंबर पे वो उनमें आ जाती थी फिजिकल ट्रेसेस, आर्काइव्स आ जाते थे, ऑब्जर्वेशंस आ जाती थी। उसके बाद फिर हमने रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ी थी नंबर 4 पे। नॉन रिएक्टिव रिसर्च की मतलब रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है। उसके बाद फिर हमने एक और पॉइंट भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंटेंट एनालिसिस। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे कि कंटेंट एनालिसिस का एक नया टॉपिक यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसमें हमने कंटेंट एनालिसिस की सबसे पहले तो डेफिनेशन की थी। उसमें फिर हमने टेक्सचुअल कोडिंग की डेफिनेशन की थी। फिर उसके बाद हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो कंटेंट एनालिसिस होती है वो असल में नॉन रिएक्टिव रिसर्च ही होती है, क्योंकि ये टॉपिक बेसिक नॉन रिएक्टिव रिसर्च का है। तो उसी की टाइप जो है वो कंटेंट एनालिसिस है, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस भी नॉन रिएक्टिव ही होती है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था इसकी मेजरिंग एंड कोडिंग कैसे की जाती है और ऑब्जर्वेशंस को कैसे अरेंज किया जाता है, ये पॉइंट्स पढ़े थे। नेक्स्ट पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कोडिंग, और उसमें कोडिंग की फिर दो टाइप्स थी, मैनिफेस्ट कोडिंग एंड लेटेंट कोडिंग। उसके बाद फिर लास्ट पे हमने स्टेप्स पढ़े हैं, हाउ टू कंडक्ट कंटेंट एनालिसिस रिसर्च। हमने इसके सारे स्टेप्स पढ़े हैं, पूरा एक मतलब समरी है कंटेंट एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी। उसके बाद अब हमने स्टार्ट करना है लेसन नंबर 32, जिसमें है यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। लेकिन उससे पहले इसी टॉपिक में 32 लेसन में ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये असल में कंटेंट एनालिसिस का ही कंटिन्यू उसी को किया गया है। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं ये कंटेंट एनालिसिस के हैं, और उसके बाद फिर जो है वो सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। तो इसमें आप देखें टॉपिक नंबर 32 में इसमें जो है 9 एडवांटेजेस इसमें दिए गए हैं। इनकी अगर आप हेडिंग्स को फिंगर टिप्स पे याद कर लें तो बाकी जो इसकी वर्डिंग है वो सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप खुद से लिख सकते हैं, जिस तरह से मैं थोड़ा इजी वर्ड्स में बताऊंगी इसको, तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं, जो क्योंकि इनकी हेडिंग से मेन इनके जो की पॉइंट्स हैं वो हमें सारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू इनएक्सेसिबल सब्जेक्ट्स। जिन सब्जेक्ट्स तक हमारी पहुँच नहीं हो सकती हम वहाँ तक भी एक्सेस कर सकते हैं।
इसमें कंटेंट एनालिसिस में। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे ओल्ड सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, अगर हम उनको स्टडी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स को, उनके ट्रेडिशंस को, उनके जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो हम अपना जो टाइम पीरियड है उसमें वहाँ तक हमारी डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस तो नहीं है, लेकिन हम लोग पेपर्स, हिस्ट्री की बुक्स या कुछ और मटेरियल जो हमारे पास मौजूद है, कोई मूवी या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ से हम उन लोगों तक, ओल्ड सिविलाइजेशंस तक भी हम लोग एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम लोग स्पीचेस देखते हैं कायदे आज़म की, तो वो वहाँ तक भी हमारी एक्सेस होती है, क्योंकि हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें हमें फ़िज़िकल या कोई किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती किसी मतलब इंडिविजुअल की। उसके बाद नंबर 2 पे देखें नॉन रिएक्टिव। ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि कंटेंट एनालिसिस नॉन रिएक्टिव इस वजह से है कि यहाँ पे जो जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है उसको नहीं पता होता कि उसको किसी रिसर्च में शामिल किया गया है या उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि हम तो डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो उनमें जो करेक्टर्स हैं, ये जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, उनको नहीं पता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस वजह से ये नॉन रिएक्टिव होती है। ये इसका एडवांटेज, और हमने पीछे ये पढ़ चुके हैं कि रिसर्च के नॉन रिएक्टिव होने का हमें क्या एडवांटेज होता है। नंबर 3, कैन डू लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस। लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स को लेके भी हम कंपैरिजन्स कर सकते हैं। जैसे हम एक पूरी सदी में होने वाले इवेंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि हम दूसरी रिसर्च में नहीं कर सकते, जो कि कंटेंट हम बुक्स निकालेंगे। जैसा कि हम देखना चाहें कि पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में होने वाले डिफरेंट जो कोई भी वाक़यात हैं, अगर हम उनको देखना चाहें तो एक लॉन्गिट्यूडनल जो एनालिसिस हम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हर साल के अकॉर्डिंग या हर डिकेड के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें हम सैम्पलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब रैंडम सैम्पलिंग। ये पीछे हमने किया है कि इसमें बहुत ईजीली रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है, और रैंडम सैम्पलिंग किसी भी रिसर्च को जो है ना वो ज़्यादा वैलिड करती है, उसको मतलब ज़्यादा ऑथेंटिक बनाती है। तो इस वजह से इसमें भी बहुत ईजीली रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल आप यूँ कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, लेकिन मैं आपको मतलब डेली रूटीन की एग्जांपल्स देती हूँ कि जैसे रैंडम सैम्पलिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान बनने का जो पूरा का पूरा वाक़या है या पूरा वो एक था टाइम पीरियड जो था, उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उस पे हमने कंटेंट जो है वो ढूंढा है, तो उस पे तो बहुत सारी हमें बुक्स मिल जाएंगी, तो हम इजीली उनमें से कुछ बुक्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे और ये देखेंगे कि डिफरेंट राइटर्स ने किस तरह से उसको पोर्ट्रेट किया या कैसे उसको लिखा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट देखें, कैन यूज़ लार्ज सैम्पल साइज़। अब होता ही है कि जब हम कोई और रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई सर्वे कर रहे होते हैं, लोगों से क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ नहीं रख सकते। और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सैम्पल साइज़ जितना बड़ा होता है उतने रिजल्ट्स हमारे अथेंटिक होते हैं, पॉपुलेशन के करीब तरीन होते हैं। क्योंकि अगर हम थाउजेंड्स लोगों की पॉपुलेशन में जस्ट 2 या 3 लोगों से हम अगर क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमारे रिजल्ट इतने अथेंटिक नहीं होंगे। लेकिन अगर थाउजेंड्स लोगों में हम ज़्यादा 1000 लोगों से अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब 2-3 थाउजेंड की पॉपुलेशन हो हमारे पास और उसमें से हम 1000 लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स काफ़ी हद तक अथेंटिक होते हैं। मगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे क्वेश्चनिंग करना या क्वेश्चनियर्स बनाना या सर्वे करना ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कंटेंट एनालिसिस में ये चीज़ भी की जा सकती है, क्योंकि हमें लोगों को इकट्ठा नहीं करना होता, हमें जस्ट एक टॉपिक लेके उस पर बुक्स देखनी होती हैं जो हमें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, हमें लाइब्रेरीज़ में भी मिल जाती हैं, और उसके अलावा सोशल मीडिया पे अगर कोई मूवी या ड्रामा हम देखते हैं तो वो भी मिल जाता है। तो हम अपना जो सैम्पल साइज़ है उसको बड़ा रख सकते हैं, और बड़ा सैम्पल साइज़ रखने का हमें फिर एडवांटेज यही मिलता है कि हमारे रिज़ल्ट ज़्यादा अथेंटिक होते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है पॉइंट, इसका एडवांटेज जो है वो स्पोंटेनिटी है। मतलब इसमें एक ऐसा इसको बिहेवियर को बोलते हैं जिसमें इंसान को खुद ये पता नहीं होता कि उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। जैसे अब देखें, कुछ लोगों ने अपनी जो बुक्स लिखी होती हैं या अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी होती हैं या अपनी डायरीज़ लिखी होती हैं, अगर हम उनका एनालिसिस करें, हमारा कंटेंट वो हैं, तो मतलब उनके अंदर स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स होंगी। लोगों ने जब उनको लिखा है तो उनको इस चीज़ का नहीं पता कि इनको रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इस वजह से जो उनके दिल में होता है वो अपनी फीलिंग्स को, रिगार्डलेस कि उनको ये पता हो कि इसने बाद में कहीं यूज़ होना है, तो वो लिख रहे होते हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो हमें ये भी इसका ये एक फ़ायदा होता है।
उसके बाद नंबर 7 पे देखें कन्फेशंस। कन्फेशन का मतलब होता है इतराफ़ करना। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है, कोई गुनाह गलती की होती है, तो वो रिटन में उन्होंने कन्फेशन किया होता है अपनी डायरी में या ऑटोबायोग्राफी में या किसी और डॉक्यूमेंट में उसको, तो फिर हमें उसका भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हम उसको भी मतलब रूटीन में लोग जो हैं वो मोस्टली कन्फेशन नहीं करते, जबकि वो रिटन फॉर्म में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो कह नहीं पाते तो वो उन्होंने लिखी होती हैं, तो इस तरह हमें फिर ये एडवांटेज भी मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये रिलेटिवली लो कॉस्ट है। अब लो कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स देख रहे हैं, तो वो बुक्स हमें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। जैसे एक लाइब्रेरी में हमें वो बुक्स मिल जाएंगी, तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए घूमना नहीं पड़ेगा, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ट्रैवल कॉस्ट भी हमारी मतलब कम हो जाएगी, और हमने जस्ट बुक्स को रीड करना है, हमें कोई क्वेश्चनियर्स नहीं बनाने पड़ेंगे, कोई हमें सर्वे नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरह से फिर ये वाली जो रिसर्च होती है ये होती भी थोड़ी लो कॉस्ट है। उसके बाद फिर आ जाता है हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी ये इस तरह से है कि कभी कभार हम लोग आर्टिकल्स वगैरह को जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं, उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, या जैसे अगर बुक्स हैं उन्हीं का ही कर रहे हैं, तो ये काफ़ी क्वालिफाइड लोगों ने लिखी होती हैं, स्किल्ड लोगों ने लिखी होती हैं, तो इस वजह से फिर ये हाई क्वालिटी भी होती हैं। मतलब ये आम लोगों ने तो नहीं लिखे होते आर्टिकल्स और बुक्स वगैरह, तो इस वजह से भी मतलब हमारी रिसर्च को एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि उसमें जो कुछ लिखा गया होता है वो स्किल्ड लोगों की तरफ से। नेक्स्ट अब हम इसके देखेंगे डिसएडवांटेजेस। तो कंटेंट एनालिसिस के तो सबसे पहले आता है इसमें बायस। बायस का मतलब होता है मतलब इतना वो मुबहम, जिस जो इतना क्लियर ना हो। अब जैसे देखें मतलब जो ऑथर है जिसने कोई आर्टिकल लिखा है या किसने बुक लिखी है या उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब अपना रोल जो है वो वहाँ पे नेगेटिव शो करे। उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, लेकिन वो अपना रोल वहाँ पे खुद को वो पोर्ट्रेट करेगा पॉजिटिव वे में। तो इस तरह से मतलब ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो इतने मतलब अथेंटिक नहीं होंगे, बायस होंगे, क्योंकि उनको और दूसरी बात ये है कि ये जिस मकसद के लिए लिखे गए होते हैं हम उनको उसके लिए नहीं यूज़ कर रहे होते, हम उसको रिसर्च या एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये इसी मकसद के लिए ही लिखे गए हों। तो पहला एडवांटेज तो इसका, डिसएडवांटेज तो इसका ये हो जाता है। फिर आ जाता है सिलेक्टिव सर्वाइवल, दूसरा पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है ये होता है कि सिंस डॉक्यूमेंट्स आर यूजुअली रिटन ऑन पेपर, दे डू नॉट withstand the elements well unless care is taken to preserve them। कि मतलब पेपर पे लिखे होते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उनको प्रिजर्व करने के लिए केयर की ज़रूरत होती है। तो इन होता ये कि वक्त के साथ साथ जो है उनमें से बहुत थोड़ा सा मटेरियल बचता है, बाकी जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है या गुम जाता है। तो इस वजह से ये सारे की सारा मटेरियल हमारे पास नहीं होता। उसके बाद आ जाता है इनकम्प्लीटनेस। इनकम्प्लीटनेस का मतलब ये है कि लोग अपनी डायरीज़ वगैरह खुद लिख रहे होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लिख रहे होते हैं, और ना ही उनको ये पता होता है कि ये रिसर्च के पर्पज़ के लिए यूज़ होने हैं, तो वो उसको किसी भी टाइम पे छोड़ देते हैं, वो कंप्लीट भी नहीं करते। तो वो इवेंट्स को मुकम्मल तौर पे नहीं लिखते, कुछ पार्ट्स मिस कर देते हैं। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि हमें कंप्लीट ही मिले। उसके बाद फिर आ जाता है 4 पॉइंट, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि उस इवेंट के बारे में कुछ लिखा ही ना गया हो, हमें वहाँ पे कुछ भी मटेरियल ना मिले। तो इसी ऐसा होता है कि हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसको कहीं पे भी मतलब रिकॉर्ड नहीं किया गया होता। तो इस वजह से लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट भी इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद आ जाता है सैम्पलिंग बाइस। सैम्पलिंग भी मतलब जो होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती, इतनी अथेंटिक नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जैसे अब देखें, अगर हम लोग आर्टिकल्स को की सैम्पलिंग करें अपनी तरफ से, तो हम रैंडमली सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आर्टिकल्स कोई आम बंदा तो नहीं लिखता, ना ही कोई अनएजुकेटेड बंदा लिखता है। तो इसका मतलब है कि हमने अगर सैम्पलिंग कर भी ली है, रैंडम सैम्पलिंग, तो हमारे पास वही चीज़ आई है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग या स्किल्ड लोग। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनकी लिखी हुई या उनके बिहेवियर्स को तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो लिखते ही नहीं है मोस्टली, उनके हाथ की लिखी हुई कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो इस तरह से इसकी सैम्पलिंग चाहे रैंडम ही हो लेकिन वो बायस होती है फिर भी। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड टू वर्बल बिहेवियर। अब इसमें ये है कि जो ऑथर्स होते हैं, बुक राइटर्स होते हैं, ये लोग अपने बिहेवियर और अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखते हैं, या उनके कल्चर में जो ट्रेडिशंस होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन जो रिसर्चर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको उसी सेंस में ले जिस सेंस में उसने उसको लिखा है। उसके बाद फिर आ जाता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ये है
स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें तो हमें मतलब एक तरतीब से और लाजमी तौर पे मिल ही जाती हैं। जैसे कि अगर हम कोई किसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल ढूंढ रहे हैं तो हमें पता है कि हम जो भी न्यूज़पेपर उठाएंगे हमें उसमें आर्टिकल का एक अलग से पेज होता है और वहाँ पे हमें आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई पर्सनल ऑटोबायोग्राफी किसी बंदे की लाइफ को अगर हम स्टडी करें तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें एक तरतीब से लिखे हुए सीक्वेंस से लिखे हुए कोई आर्टिकल्स वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही जाए। तो फिर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं मिलता हमें कुछ चीज़ों में। अगर हम लोगों की पर्सनल राइटिंग्स को अगर हम उनका एनालिसिस कर रहे हैं। अब नंबर 8 पॉइंट पे देखें, कोडिंग डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं कि उसमें यही है कि जो हर डॉक्यूमेंट होता है ना वो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया होता है। उनके लिखने की का टाइम अलग होता है, उनके लिखने की उनका मतलब स्टाइल अलग होता है। तो कोडिंग में तो हमने यही करना होता है ना कि जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको हम एक लिस्ट में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जब हम डिफरेंट जगहों से लेते हैं तो डिफरेंट लोगों के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स में वर्डिंग तक सेम नहीं हो सकती। तो इस वजह से कोडिंग डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ओपन एंडेड सर्वे क्वेश्चंस में आती हैं। क्लोज एंडेड सर्वे एंडेड क्वेश्चनियर्स वो होते हैं जिसमें आंसर देना होता है येस या नो में। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे वो क्वेश्चनिंग की जाती है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्होंने येस या नो में आंसर देना है और हमने उसको मतलब उसकी बहुत इजीली हम कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम करें, क्लोज एंडेड में तो इजी है। ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर अगर हम तैयार करें जिसमें लोगों ने अपने व्यूज़ देने होते हैं तो उसकी कोडिंग बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से उसका आंसर लिखेगा। हमें उसको उनका कंपैरिजन करना, उनकी ग्रुपिंग करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेम इसी तरह कंटेंट एनालिसिस में भी कोडिंग डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं उसकी वजह से, लैंग्वेज बिहेवियर की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डाटा मस्ट बी एडजस्टेड फॉर कंपेरेबिलिटी ओवर टाइम। अब कभी कभार तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म कोई मतलब इवेंट है उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं और कंपैरिजन करना चाह रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो उसमें क्या तब्दीली आई, तो वक्त के साथ साथ डिफरेंट वेरिएबल्स भी तो चेंज होते जाते हैं ना। जैसा कि चेंज आ जाता है करेंसी वैल्यू में, चेंज आ जाता है लिटरेसी रेट में, चेंज आ जाता है। तो फिर हम जैसे लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं या उनका अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रिलेटेड उनका क्या बिहेवियर है, अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग टाइम, एक पूरे 50 ईयर्स के अंदर अंदर, तो 50 ईयर्स में और बहुत सारे वेरिएबल्स उस पर इफ़ेक्ट होते हैं। लोगों का अपना लिटरेसी रेट होता है, अवेयरनेस के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से डाटा जो होता है ना वो उनकी उनकी कंपेरेबिलिटी भी थोड़ी मतलब कम होती है इसमें कंटेंट एनालिसिस में। तो ये यहाँ तक जो है वो टॉपिक हमारा 32 भी कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक हमारा जो है ना वो पार्ट वो कंटेंट एनालिसिस का वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसी के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।